गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वी आर लाइव, वी आर बैक इन द कोर्स ऑन कंट्रोल सिस्टम। तो आज यार थोड़ा ग्लिच आने की वजह से, थोड़ा सा सर्वर इशू आने की वजह से क्लास नहीं हो पाई पिछली वाली हमारी। तो वो क्लास हम अभी कंडक्ट कर रहे हैं और जो हमारा असाइनमेंट डिस्कशन है वो हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, असाइनमेंट वाला पार्ट हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। कल मैंने 4 बजे आपकी क्लास रखी है। जल्दी इसलिए रखी है कि शाम को आप लोग फ्री रहोगे। ठीक है, शाम को आप लोग फ्री हो जाओगे मस्त तरीके से, इसीलिए कल मैंने जो है कंट्रोल के असाइनमेंट की क्लास शाम को लगा दी है। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा यार कि कंट्रोल में हम लोग पीछे हो जाएं। आज अनफॉर्चुनेटली गड़बड़ हो गया। उस समय भी मुझे ये नहीं पता था, देखो सेशन तब भी लग सकता था। ये उन लोगों ने मुझे बाद में बताया कि जो लो डिले वाला सेटअप है ना, उसमें गड़बड़ आ रही है। हमारे पास 2 सेटअप है, एक में यूट्यूब जितना डिले होता है और एक में यूट्यूब से कम डिले होता है। तो जो कम डिले वाला है मैं उसी पे आप लोग की क्लास लेता हूं। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इशू नहीं था, सॉरी कम डिले वाले में इशू था, नॉर्मल डिले में इशू नहीं था। तो अभी ये जो है ना, आज और कल हम लोग नॉर्मल डिले वाले सेटअप पे चलाएंगे। तो कल या मंडे तक अपना ये लो डिले वाला फिक्स हो जाएगा, फिर हम वापस से अपने ओरिजिनल सेटअप पे आ जाएंगे। तो हल्का सा हो सकता है आपको डिले ज्यादा महसूस हो एज कंपेयर टू एवरी डे, बट वो चीज फिक्स हो जाएगी एट मोस्ट बाय मंडे। क्योंकि यार बीच में संडे पड़ गया ना, प्रॉब्लम ये है। मैं फिक्स तो आज ही टीम को पुश करके कराता या फिर कल तक पुश करके करा देता, लेकिन कल संडे है, कल कोई वर्किंग होगा नहीं चाहे हम कुछ भी कर ले। ठीक है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट बच्चों। बाकी आई होप कि यू गाइज आर डूइंग वेल, यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो आज मस्त तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं यार। कंट्रोल के अंदर ना हम लोग एक भी घंटा फालतू नहीं लगाएंगे, कंट्रोल एकदम टाइम पे चलेगा। ना तो कंट्रोल के अंदर मेरा एम है कि एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े, ना ही अपने को डेज बढ़ाने पड़े, कुछ भी ना करना पड़े। जैसा हमारा प्लानिंग है एग्जैक्टली कंट्रोल सिस्टम वैसा ही चले। ठीक है, और देखो जो बच्चे अभी रिसेंटली हमारे बैचेस से जुड़े हैं, जो कि अभी रिसेंट में ज्वाइन हुए हैं, तो आप लोग जो है ना आज रात को 9:30 बजे यूट्यूब पे सेशन देखना। वहां पे मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि आप लोग कैसे अब मैनेज कर सकते हो अगर आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो। ऑफिस कैसे ना कैसे करके एक असाइनमेंट होता है, दूसरा नहीं। तो 2 आधे आधे कर लिया करो रेदर देन पूरे पूरे 2 करो। बेटा ये लाइव ही हो रहा है, बस इसमें डिले थोड़ा सा ना रेगुलर क्लास से ज्यादा होगा। नहीं नहीं, आज क्लास एक्सटेंड नहीं होगा यार, 8:30 पौने 9 तक निपटा लेंगे हम लोग। बल्कि 9 बजे तक चलती है आपकी रेगुलर क्लास, उससे पहले ही छोड़ देंगे। और जो असाइनमेंट है वो हम लोग कल लगा लेंगे शाम को 4 बजे। असाइनमेंट में अपने पास क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ का होगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग का होगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। चलो आ जाओ। तो यार कल हम लोग ट्रांसलेशनल सिस्टम की बात कर रहे थे। मैंने आपसे बेसिक बेसिक चीजें बात की थी। क्या क्या बात किया था मैंने आपसे बात किया था डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। अब हम बात करेंगे ऐसे कंपोनेंट की जिनको जोड़ करके हमारा एक सिस्टम बनता है, ट्रांसलेशनल सिस्टम। इसमें पहला कंपोनेंट होता है, सबसे पहला होता है हमारा मास। क्या होता है? मास। तो मास के ऊपर कंडीशन क्या होती है बेटा कि फोर्स, ये F जो है ना, ये फोर्स है। फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कल आपने बोला था क्या होता है सर? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी देखो टाइम का फंक्शन है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। तो फोर्स के अंदर जब भी आप मास देखोगे ना, मास के अंदर आपका जो है ना एक ही चीज होगी, md²x/dt²। सर मशीन के प्लेलिस्ट में लेक्चर 5, 6, 8, 9 पार्ट 1 नहीं आ रहा है, वो आपके परसों तक आ जाएंगे। उन लेक्चर्स के अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा ड्यूरेशन ऐड हो गया था रिकॉर्डिंग में, तो उनको हम एडिट करके अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, मशीन का टेस्ट सिलेबस ऑटो ट्रांसफॉर्मर तक। चलो अब कंट्रोल सिस्टम कंटिन्यू कर लें भाई, बताओ कंट्रोल सिस्टम कंटिन्यू कर लें अगर आप लोग का इंटरेस्ट हो तो यहां पे देखिए बेटा, मास के लिए आपको सिंपल क्या याद रखना है कि फोर्स इज सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। साउंड थोड़ा कम आ रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई। नहीं यार, बैटरी तो सब बढ़िया है। ऋतिक भाई सिस्टम का साउंड बढ़ा लो ना, सिस्टम का साउंड बढ़ा लो, आ जाओ। अब अगला होता है मेरे बच्चों स्प्रिंग। स्प्रिंग का काम क्या होता है? स्प्रिंग हमेशा अपने स्ट्रेचिंग को या अपने लेंथ के चेंज को अपोज करता है। ठीक है, स्प्रिंग ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे,
अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो भी वो अपोज करेगा, और स्प्रिंग को अगर आप दबाओगे तो भी वो अपोज करेगा। माने ये कहता है भैया हम जैसे हैं हमको वैसा रहने दो, हमें परेशान ना करो, है ना, हमें परेशान ना करो। तो स्प्रिंग हमेशा क्या करता है, स्प्रिंग ऑलवेज अपोजेस। स्प्रिंग, अभी एकदम क्लास 11th वाली फील आ रही होगी ना। स्प्रिंग ऑलवेज अपोजेस द चेंज in its length, the change in its length. इवन अगर मैं मास की भी बात करूं ना, मास इज एन इनर्शियल प्रॉपर्टी। अगर मैं थोड़ा सा और फिजिक्स में जाऊं तो मास इज एन इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनर्शियल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, मास के कारण बॉडी में इनर्शिया होता है, दैट इज ड्यू टू मास, a body opposes the change in its state of motion. Correct? Opposes the change in its state of motion. ठीक है, तो मास के कारण भी अपोज ही करता है बेटा एक्सटर्नल को। ठीक है, मास के कारण भी एक्सटर्नल फोर्स को ये अपोज ही करता है, और स्प्रिंग के कारण भी एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा। यानी जब कभी आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, इट विल अप्लाई अ फोर्स। तो यहां पे कितना अपोजिंग फोर्स आता है स्प्रिंग का, कितना मेरे बच्चों अपोजिंग फोर्स आता है स्प्रिंग का, that is f of t is equal to k into x of t, जहां पे k को क्या कहते हैं भाई, k कहलाता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसकी यूनिट होती है ना बच्चों आपकी न्यूटन पर मीटर। क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। k is called as your spring constant and the unit of k is न्यूटन पर मीटर। तो अगर आप देखिए स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करेंगे दोनों तरफ से, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपने दोनों तरफ से स्ट्रेच किया, क्या किया बेटा, स्ट्रेच किया, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स पैदा होगी ना, वो फोर्स इसे अपोज करने के लिए पैदा होगी। यानी फोर्स कैसी आएगी, कंप्रेसिव। कैसी फोर्स आएगी, कंप्रेसिव। और ऐसे ही अगर स्प्रिंग को आप बेटा कंप्रेस करोगे, स्प्रिंग को अगर आप दबाओगे, तो जितना आप स्प्रिंग को दबाओगे वो उतना ही फैलने की कोशिश करेगा। अगर आपने स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किया तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स आएगी ना, वो ऐसी आएगी जो इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करे, जो मेरे बच्चों इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करे। ठीक है, समझ गए क्या होता है स्प्रिंग के अंदर, समझ गए स्प्रिंग के अंदर क्या होता है। सारे सवाल अभी पूछ लो, पढ़ाने मत देना। अगला फ्रिक्शन, कल के शेड्यूल पे बात करता हूं यार, थोड़ा सा कोर्स भी कवर कर लेते हैं भाई, ऐसे तो कैसे ही होगा। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या करता है भाई, फ्रिक्शन का काम होता है इट अपोजेस मोशन ऑफ अ बॉडी, इट अपोजेस मोशन ऑफ अ बॉडी। अब यहां पे बेटा जो फ्रिक्शन होता है ना, वो वैसा नहीं होता जो क्लास 11th में पढ़ते थे म्यू इंटू एन। यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वीटी। वीटी क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। फ्रिक्शन जो आता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है भाई, तो एफ टी को हम लोग क्या लिख देते हैं, बी इंटू वी टी। बी यहां पे क्या कहलाता है बेटा, बी इज बेसिकली और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे कहते हैं डैम्पिंग या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। बी क्या कहलाता है, डैम्पिंग और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट।
ठीक है, डैम्पिंग और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। अब वेलोसिटी क्या होती है भाई? वेलोसिटी होती है बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होती है भाई? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, और मेरे बच्चों ये आपका स्प्रिंग वाला आ गया। ठीक है, तो आपके तीनों एलिमेंट का आपको इक्वेशन मालूम है, और आप ये देखो, मास ले लो, फ्रिक्शन ले लो, स्प्रिंग ले लो, सारे कैसा फोर्स बना रहे हैं? अपोजिंग ही तो बना रहे हैं भैया। सारे के सारे कैसा फोर्स बना रहे हैं? अपोजिंग बना रहे हैं। यानी मास हो गया, स्प्रिंग हो गया, फ्रिक्शन हो गया, जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तीनों मिलके उसको अपोज करेंगे। बेटा काइनेटिक ही होगा अगर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है दिव्यांशु, क्योंकि अगर मोशन नहीं होगा माने वेलोसिटी जीरो है तो फ्रिक्शन विल आल्सो बी जीरो। तो ये फ्रिक्शन किस कंडीशन में होगा? व्हेन योर बॉडी इज एक्चुअली मूविंग। अब ऐसी रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में जब आते हैं, रोटेशन का मतलब क्या होता है भाई? रोटेशन का मतलब होता है जब आपकी एक रिजिड बॉडी, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू अ रिजिड बॉडी। जैसे चलो रिजिड बॉडी के नाम पे हम अपना मोबाइल ले लेते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब होता है जिसे दबाने से, ठीक है, जिसे दबाने से या फोर्स लगाने से ये कंप्रेस ना हो। सुक्रीत बेटा मैंने अपोजिंग ही कहे हैं तीनों फोर्स। मास का फोर्स भी अपोजिंग है, स्प्रिंग का भी अपोजिंग है, फ्रिक्शन भी अपोजिंग है। तो ये तीनों के तीनों एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करते हैं, इसीलिए मैंने माइनस साइन अलग से नहीं लगाया। जैसा मैंने बोला यहां हमें मैकेनिक्स पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यही तो चीज आसान करने वाला हूं तुम्हारे लिए, टॉपिक इतना इजी हो जाएगा। तुम कहोगे सर अगर ये क्लास 11th में पढ़ लिया होता तो सवाल कितने इजी हो जाते, हमें तो डायरेक्शन ही नहीं देखना पड़ता। ऐसा होगा, रुक जाओ अभी। तो देखो भाई, ये जो सिस्टम है ये रिजिड बॉडी है, क्योंकि इसको दबाने से ये नहीं पिचक रहा। अब वो अलग बात है तुम खली के पास चले जाओ कि सर जी फोन दबा दो, फोन तो ऐसा दबा देगा कि भैया इतना सा करके दे देगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल इंसान की मैं बात कर रहा हूं। नॉर्मल इंसान अगर फोन को कंप्रेस करता है या स्ट्रेच करता है, इसकी शेप में चेंज नहीं आएगा, दैट इज रिजिड बॉडी। अब अगर ये रिजिड बॉडी बेटा किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, दैट इज सेड टू बी द रोटेशनल मोशन। व्हेन द रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ सर्टेन एक्सिस, दैट इज योर रोटेशनल मोशन। तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट था ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। This is what? This is the angle moved by a body, angle moved by a body between its initial and final position। एक बॉडी कितना एंगल मूव करती है, कितना एंगल रोटेट करती है बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, दैट इज सेड टू बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो भाई? दिस इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा टी, रिप्रेजेंटेड एज थीटा टी। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा टी। आप थीटा को कह सकते हो दैट इज द एंगुलर पोजीशन। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो चेंज इन थीटा हो जाएगा ना। जो बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो चेंज इन थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है? थीटा पोजीशन है, तो पोजीशन में जितना चेंज आएगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डी थीटा और डेल्टा थीटा, डी थीटा और डेल्टा थीटा। अगला आता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वहां वेलोसिटी था, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी बताइए? जैसे आपने वेलोसिटी को बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यहां पे आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज सेड टू बी योर एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहलाता है भाई? एंगुलर वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ओमेगा टी,
represented as omega t d थीटा बाय dt। सिंपल, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू होती है d थीटा बाय dt। ठीक है, दिस इज d थीटा बाय dt। जैसे एंगुलर जैसे आपका एक्सेलरेशन था, ऐसे ही मेरे बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या होगा? दिस विल बी rate of change of angular velocity with respect to time। ठीक है, rate of change of angular velocity with respect to time, that will be called as your angular acceleration। क्या कहलाएगा बच्चों? That will be called as your angular acceleration। बात क्लियर हो रही है? rate of change of angular velocity with respect to time। तो हम यहां पे अल्फा टी क्या कहते हैं? दिस इज डी ओमेगा टी बाय डी टी, या फिर डी स्क्वायर, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन को आप रिप्रेजेंट ए से करते हो ना, इसको अल्फा से करते हैं। यानी यहां पे बेसिकली ग्रीक सिंबल आ गए, थीटा ओमेगा अल्फा। तो एक बार मुझे कंफर्म करो यहां तक सब लोग मेरे साथ, सब लोगों को भाई यहां तक बातें क्लियर है मेरी? फटाफट बोलिए भाई। यूनिट भी लिखवा देता हूं आप लोगों को। इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है भाई? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी कितनी होती है ऐसा यूनिट? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है। चलिए बहुत बढ़िया। वैसे डीले तो यार इसमें भी ज्यादा नहीं लग रहा, इतने मैं पूछ रहा हूं तुम लोग फटाफट जवाब दे ही दे रहे हो। लो डीले और इसमें कितना फर्क है? सही है यार, इसमें भी काफी सही स्पीड पे चल रहा है। इतना ही डीले मुझे लगता है लो डीले वाले में भी। चलो अब अगली क्वांटिटी आती है टॉर्क। टॉर्क क्या है भाई? जैसे आपका ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है? फोर्स होता है, उसी के एनालॉगस रोटेशनल मोशन में क्या आ जाता है? टॉर्क आ जाता है। तो टॉर्क इज एनालॉगस टू फोर्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी को घुमाने के लिए टॉर्क जिम्मेदार होता है। रौनक भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जा मेरे बच्चे, मेरे को टॉपिक तो कवर कर लेने दे, तुझे ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आओ, अब क्या होता है, जैसे देखो यार, ये बॉटल है, इस पे सिर्फ फोर्स लगाने से घूमेगी नहीं, देख रहे हो? फोर्स लगाने से मूव कर रही है, घूमेगी नहीं। घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए होता है, यानी कि रोटेशनल मूवमेंट चाहिए होता है। तो ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा ना। फोर्स अभी भी लगा रहा हूं, लेकिन देख रहे हो रोटेशनल मोशन आ रहा है। तो रोटेशन मोशन सिर्फ फोर्स से नहीं आता, आपका टॉर्क से आता है। टॉर्क के लिए आपको क्या चाहिए होता है? टॉर्क के लिए आपको फोर्स का एक्सिस के साथ कुछ डिस्टेंस चाहिए होता है। जैसे ये एक्सिस है ना बॉटल की, तो इस एक्सिस से थोड़े डिस्टेंस पे जब आप फोर्स लगाते हो ऐसे टेंजेंशियली, तब ये बॉडी आपकी रोटेट करती है। तो रोटेशन फोर्स से ही आता है, लेकिन हर फोर्स रोटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। फॉर रोटेशन टॉर्क शुड बी नॉन जीरो। बात समझ में आई? अगर आप नॉर्मली एक बॉडी पे फोर्स लगाओगे, देयर इज नो गारंटी इट इज गोइंग टू रोटेट। वो रोटेट सिर्फ तब करती है जब आप फोर्स उसकी एक्सिस से थोड़े डिस्टेंस पे लगाते हो। लाइक टेंजेंशियली अगर आप फोर्स लगाते हो तो वहां पे हम कहते हैं कि टॉर्क पैदा होता है और बॉडी घूमती है अपने टॉर्क के कारण। तो हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क इज अ क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ अ बॉडी। रोटेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू जे इंटू अल्फा। जे कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे रौनक भाई ये बताओ, तुम्हारा मन आज इतना अशांत क्यों है? काहे परेशान हो?
वैसे तो मैं शॉर्ट नोट्स मार्क कराता ही रहता हूँ, तुम अगर हैंड रिटन बनाओगे भी तो शॉर्ट नोट्स तो तुम्हारे बन ही जाएंगे। वैसे तो हैंड रिटन ही बनाना चाहिए अपने को शॉर्ट नोट्स, बट फिर भी इतना मन अशांत क्यों है? अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, देखो ये फोर्स से ही आता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ बॉडी। जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो ना उसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ बॉडी कह दो या फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूमेगी उससे लेके जहां पे आपने फोर्स लगाया है उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज योर आर वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ बनेगा, ठीक है। बोलो भाई। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? रौनक भाई का जवाब नहीं आया। पता है कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी कभी सभी के साथ ऐसा होता है ना, एकदम से एंग्जाइटी होने लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं सही चल रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में, या फिर इसके आगे लिख देते हैं यूनिट। कुछ भी हमारी लाइफ के अंदर सही नहीं हो रहा है और हम लोग ना बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में डूब जाते हैं कि यार सब कुछ गड़बड़ शड़बड़ चल रहा है। ऐसा लगने लगता है कि अचानक से जो है ना, ऐसा लगता है अचानक से जो है ना कि हमें सब कुछ क्विट कर देना चाहिए। टॉर्क एंड स्पीड में बहुत कंफ्यूजन होता है। एक बेस्ट एग्जांपल दीजिए। टॉर्क और स्पीड में बेटा उतना ही डिफरेंस है जितना फोर्स और स्पीड में है। टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। स्पीड यानी वो कितना तेजी से घूम रहा है। टॉर्क हमें ये नहीं बताता कितना तेजी से घूम रहा है, टॉर्क हमें लगाना पड़ता है किसी चीज को घुमाने के लिए, और वो घूमता कितनी तेजी से वो उसकी एंगुलर स्पीड है। इसमें कंफ्यूजन किस बात का? अगर मैं तुम्हें धक्का देता हूं, मैंने फोर्स लगाया, अब तुम कितनी तेजी से गिरे वो तुम्हारी स्पीड है, ठीक है। तो फोर्स और स्पीड में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस टॉर्क और एंगुलर स्पीड में है। सिंपल। और भाई मेरे, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है इस सब्जेक्ट की या इस टॉपिक की। आपको क्या सीखना है, कैसे आप मैकेनिकल सिस्टम को फटाफट इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हो, बट वो करवाने के लिए मुझे ये सब क्वांटिटीज को डिफाइन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें मैकेनिक्स के सवाल यहां सॉल्व करने हैं। चलो, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था यार, देखो कभी कभी ना मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अचानक से मुझे लगने लगता है कि मेरी लाइफ में ना कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, एकदम से एंग्जाइटी होने लग जाती है कि यार सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ गलत ही जा रहा है, मैं कुछ भी सही नहीं कर रहा हूं। इवन टीचिंग के मामले में मुझे लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं वॉट एवर आई एम गिविंग इज इनसफिशियंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बच्चों को उतनी टॉप क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूं, मैं बच्चों को बेस्ट कंटेंट नहीं दे पा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मैं कहीं ना कहीं एक बच्चों के साथ धोखा ही कर रहा हूं, मैं उतना कंटेंट दे नहीं पा रहा हूं जितना बच्चों को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रौनक भाई, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड नहीं होता है, तुमने मशीन में कुछ लोड के लिए सुन लिया होगा, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। बट टॉर्क इज जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अलग अलग सिस्टम के लिए टॉर्क और स्पीड के बीच में अलग अलग रिलेशन हो सकता है। जैसे अलग अलग मोटर्स में अलग रिलेशन होता है, जैसे अलग अलग लोड के लिए अलग अलग रिलेशन होता है, जैसे फैन के अंदर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, फ्रिक्शन लोड के लिए टॉर्क इज कांस्टेंट, फिर आपका पंप के लिए टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। इस तरीके से टॉर्क और स्पीड का रिलेशन है, वो यहां से नहीं आता, वो लोड के नेचर पे डिपेंड करता है, मशीन के नेचर पे डिपेंड करता है। तुम अचानक से ना कंट्रोल से इलेक्ट्रिकल मशीन में जंप ले गए हो। और अब देखो, बार बार फ्लो ना तोड़ो। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था बेटा, मैंने एक वीडियो भी इस बारे में बनाया था। जब भी आपको लगता है ना आप रास्ते से भटक रहे हो या सारी चीजें आप लोगों की बिगड़ रही हैं, तो आप क्या किया करें, आप अपना प्लान जो है ना एक पेपर पे लिखें कि आपने क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली हैं अब तक, कितना आपका सिलेबस कवर हो चुका है, कितना आपका सिलेबस बाकी है, कितना टाइम आपके पास बाकी है, कब आप रिवीजन करने वाले हो, कब आप टेस्ट सीरीज देने वाले हो। जब चीजें स्ट्रक्चर में आने लग जाती हैं तो अपने आप हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हमारी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। एंग्जाइटी इसलिए आती है बेटा क्योंकि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना सिर्फ अपने माइंड के अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं, रेदर देन कि हम पेपर पे सॉल्व करें।
जब हम लिखते हैं, चाहे हम कंप्यूटर पे, जैसे मेरी आदत है मैं एक्सेल शीट में प्लान बनाता हूं, पहले मैं भी पेपर पे बनाता था, पेन पेपर पे आप बनाते हो। जब आप कोई चीजें लिखने लगते हो तो आपको दिखता है यार कि परेशानी उतनी बड़ी है नहीं जितनी माइंड के अंदर बन गई थी। तो जितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप सिर्फ अपने ब्रेन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करोगे वो उतना ही मुश्किल दिखेगा। तो आपके पास सही टूल क्या होता है? पेन पेपर। पेन पेपर पे बैठ कर लेकर के आप आराम से बढ़िया तरीके से प्लानिंग कीजिए। जब जब आपको एंग्जाइटी हो, जब जब आपको एंग्जाइटी हो, आप प्लानिंग करो, आपकी एंग्जाइटी अपने आप गायब हो जाएगी। आइए, किसी किसी दिन सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं तो आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। मेरे को सबसे बड़ा वरी यही रहता है कि वॉट एवर आई एम डूइंग, इज इट एनफ और इज इट नॉट एनफ। ठीक है, इसीलिए मैं नई नई चीजें सीखता रहता हूं, नई नई चीजें ट्राई करता रहता हूं टू बिकम बेटर। क्योंकि ना एक अंदर से डर रहता है कि अगर मैं और इंप्रूव नहीं करूंगा, और नहीं सीखूंगा, और बेहतर नहीं करूंगा, तो somebody might come which will take my place। हो सकता है कल को मुझे बच्चे उतना पसंद ना करें, हो सकता है बच्चे मेरे साथ उतना ना जुड़े। मतलब एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है। और जो लोग भी मेहनती होते हैं, जो लोग अपने वर्क को अपना 100% देते हैं ना, थोड़ा कहीं ना कहीं तो इनसिक्योरिटी होती है, बिकॉज दे ऑलवेज फील कि वॉट एवर दे नो एंड वॉट एवर दे आर दैट इज नॉट सफिशियंट, दे नीड टू इवन ग्रो। जब आप एक्सीलेंस चेज करते हो ना, तो आप हमेशा ये सोचोगे मुझे और बेहतर होना है, और बेहतर होना है, अभी इससे भी बेटर कोई लेवल है, अभी इससे भी नेक्स्ट कोई लेवल है। तो जब आप वो चीजें ट्राई करते हो तो आप ग्रेजुअली ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाते हो। आओ अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मतलब होता है? इट इज अपोजिशन, इट इज अपोजिशन। थोड़ी देर देखो इस टॉपिक में सब्र कर लो, आपको समझ आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैकेनिक्स नहीं करना है। opposition offered by a body to the change in its angular position, change in its angular position। ठीक है, इनर्शिया का मतलब ही ये होता है यार कि कोई भी बॉडी जो है ना अपनी स्टेट को अपनी स्टेट के चेंज को अपोज करती है, जिस स्टेट में है ना उसी स्टेट में रहना चाहती है। तो यहां पे क्या होता है कि जो टॉर्क आपका बनता है, मैं टी लिख दे रहा हूं टाउ की जगह, दैट इज जे इंटू, जैसे वहां पे एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर था ना, तो बेसिकली यहां पे भी जे अल्फा है, वहां एम ए था, तो एम ए की जगह जे अल्फा आ गया, जिससे जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर आ गया। वीक में एक बार हो जाता है, गेट 24 को लेके होता है यार। जब आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो तो उसके लिए डरना या उसका फियर ऑफ फेलियर होना बहुत नॉर्मल सी चीज है, मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस। तो आप ये मत सोचा करो आपको हारने से डर क्यों लगता है, एग्जाम खराब होने से डर क्यों लगता है। यार लाइफ में किसी भी चीज को लेकर के आप अगर सीरियस हो तो थोड़ा डर तो लगेगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है। अब अगला देखिए, स्प्रिंग। स्प्रिंग में भी यहां पे कौन सा स्प्रिंग होता है ना बेटा, टॉर्शनल स्प्रिंग होता है। दिखा भले ही ऐसे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, टॉर्शनल स्प्रिंग होता है। टॉर्शनल स्प्रिंग पता है कैसा दिखता है, मैं आपको बताता हूं। टॉर्शनल स्प्रिंग ऐसा दिखता है, ऐसे होता है, स्पाइरल। तो इसको अगर आप अनवाउंड करोगे, अगर आप इसको खोलने की कोशिश करोगे, तब ये अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाता है। तो यहां पे क्या होता है, whenever we try to wind or unwind, wind or unwind any torsional spring, any torsional, torsion जो है ना रिलेटेड है आपका रोटेशन से, टॉर्शनल स्प्रिंग, it applies an opposing torque, it applies an opposing torque। जब भी आप वाइंड करने की कोशिश करोगे, अनवाइंड करने की कोशिश करोगे, ये भाई साहब अपोज करने के लिए टॉर्क लगाएंगे। तो यहां पे जो टॉर्क लगता है बेटा, दैट इज के थीटा टी। यहां पे ना एक्स की जगह थीटा आ जाता है, यहां के को अभी भी आप स्प्रिंग कांस्टेंट ही बोलते हो। अब बस यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर रेडियन।
न्यूटन पर मीटर की जगह न्यूटन पर, सॉरी, न्यूटन मीटर पर रेडियन। टॉर्क है ना, टॉर्क न्यूटन मीटर होता है, ये यूनिट हो जाएगी। क्लियर हुआ? जैसे मान लो आपके पास ये डिस्क है, जैसे डिस्क ले लेते हैं, ये ले लो। जैसे मान लो आपके पास ये सिलेंडर है, आप सिलेंडर को इस एक्सेस के अबाउट घुमाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप इसके अराउंड एक टॉर्शनल स्प्रिंग बांध दोगे ना, तो जब ये घूमेगा तो टॉर्शनल स्प्रिंग या तो बंधने लगेगा, लपेटा जाने लगेगा, या तो खुलने लगेगा। अगर वो खुलेगा तो भी वो अपोज करेगा, अगर उसे लपेटोगे तो भी वो अपोज करेगा। ऐसा होता है आपका टॉर्शनल स्प्रिंग। लास्ट होता है बेटा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है ना हमारा, अच्छा वैसे एक चीज ध्यान देना, यहां पे क्या होता है, अगर आप ध्यान दोगे ना, कि फ्रिक्शन इज एक्चुअली represented as a piston, because piston opposes in and out movement of shaft। पिस्टन अपोज करता है ना मूवमेंट को, इसीलिए फ्रिक्शन को जो है पिस्टन की तरह दिखा रखा है। पिस्टन के अंदर क्या होता है ना, जब जब इसका शाफ्ट मूव करता है बेटा, हाँ, मेजरिंग टेप जैसे लपेटी होती है, ऐसे ही टॉर्शनल स्प्रिंग होता है। जैसे पिस्टन का शाफ्ट अंदर बाहर जाने की कोशिश करता है ना, तो पिस्टन उसको अपोज करता है ड्यू टू चेंज इन द गैस वॉल्यूम एंड द गैस प्रेशर। इसके अंदर जो भी गैस भरी होगी, अगर ये बाहर जाएगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। फिर से सुनना, अगर ये पिस्टन बाहर गया तो अंदर गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे गैस का प्रेशर घटेगा। अगर गैस का प्रेशर घटा तो एक्सटर्नल प्रेशर अंदर वाले प्रेशर से ज्यादा होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर इसको अंदर ढकेलने की कोशिश करेगा। फिर से सुनिए, ये बाहर गया, अंदर गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, गैस का प्रेशर कम हो गया। गैस का प्रेशर कम हो गया तो एक्सटर्नल प्रेशर उसे डोमिनेट करेगा, इट विल ट्राई टू पुश इट बैक इन। तो फ्रिक्शन जैसा ही तो हुआ, अपोज ही तो किया मोशन को। तो यहां पे जो टॉर्क आता है बेटा, वो वैसे ही होता है प्रोपोर्शनल टू ओमेगा टी। तो आप टॉर्क को कह दीजिए के ओमेगा टी, सॉरी बी ओमेगा टी, या फिर टॉर्क को कह दीजिए बी डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, बी डी थीटा बाय डी टी। यहां पे बी को क्या बोलोगे भाई? हाइड्रोलिक टाइप। हाँ, हाइड्रोलिक भी आप कह सकते हो बेटा, हाइड्रोलिक के अंदर भी यही होता है, फ्रिक्शन और डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखो यार, रोटेशनल और ट्रांसलेशन में सारी क्वांटिटी तो सेम है, बस एक्स की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा, ए की जगह अल्फा। अब ये देखो, यहां पे हमने डाल दी सारी क्वांटिटी। फोर्स, मास की जगह आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स की जगह आया टॉर्क, स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट, फ्रिक्शनल कांस्टेंट की जगह टॉर्शनल फ्रिक्शन कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। लो भाई रौनक भाई खुश, बोलो भाई रौनक हैप्पी। रौनक के चेहरे पे रौनक आई कि नहीं आई, बस हमें ये बता दो, हमारा इंटरेस्ट इसी बात में है। मास को ऐसे मॉडल करते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे मॉडल करते हो, स्प्रिंग को आप मॉडल करते हो के थीटा, के एक्स, सॉरी, यहां पे के थीटा, यहां पे
बी डीवी बाई डी टी या बी डी एक्स बाई डी टी, बी इंटू वी होता है बी इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है भाई रौनक, ये डाल लेना शॉर्ट नोट्स में, सारा जितना अब तक पढ़ा है सब इंक्लूड हो गया। ठीक है, फिजिक्स नोट्स लेवल इससे बहुत ऊपर होता है श्रेया बेटा, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। फिजिक्स के नोट्स तो कहाँ जाते थे, आज भी रखे। पता है जब मैं फिजिक्स पढ़ाता था, तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे पास आज भी नोट्स रखे हैं। रुको मैं तुमको दिखाता हूं, कहाँ गई मेरी फाइल। देखो ये मेरी फाइल थी जब मैं फिजिक्स पढ़ाता था। अभी ना मैं कुछ दिन पहले अपनी वाइफ को दिखा रहा था, ये देखो, ये पेज तुम्हें नजर आएगा, ये देखना। मैं बच्चों को ना ऐसे हाथ से लिख के नोट्स देता था। देख रहे हो ऊपर क्या लिखा है, फिजिक्स बाय आईआईटीएन अंकित गोयल आईआईटी इंदौर। तो बच्चों के ऐसे टेस्ट लेता था मैं, फिजिक्स के हाथ से बना के ऐसे जेरोक्स करा करा के देता था। उस समय कहाँ टाइपिंग वाइपिंग होती थी। देखो ऐसी क्विजेस बनी हुई हैं, जब मैं फिजिक्स पढ़ाता था ना तब के बात है। ये सब सारा कंटेंट प्रैक्टिस शीट बना के दे रखी है, देखो ये सब कुछ आज तक मैंने संभाल के रखा है। तो फिजिक्स के लेवल तो यार बहुत ऊपर होते हैं, तो बहुत बेसिक चीजें हैं। उस समय यही करता था यार, सारा दिन बैठ करके छुट्टियों में हाथ से पहले कंटेंट बनाता था, फिर जेरोक्स करा के बच्चों को देता था। तो असाइनमेंट से लेके टेस्ट फिर मैनुअली चेक करना, एक एक बच्चे का सॉल्यूशन चेक करना, तो वो सारी चीजें करता। मेरे पास ज्यादा बच्चे भी नहीं होते यार, 4-6 बच्चे होते थे पढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाया करता था। आ जाओ, अब देखो अब हमें क्या करना है कि हमें एनालॉजी चाहिए, किसमें, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बीच में। किसमें चाहिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बीच में। एक फाइल और है मेरे पास, कभी और दिखाऊंगा, एक बहुत अच्छी मेमोरीज की फाइल है, कभी वीडियो बनाऊंगा उस पर अलग से, है ना। चलो हाँ जी, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन करना है जो बिल्कुल हमारे मैकेनिकल सिस्टम जैसे ही बिहेव करे। क्या करे, एकदम हमारे मैकेनिकल सिस्टम जैसे ही बिहेव करे। माने कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे मैकेनिकल सिस्टम के लिए, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे किससे मिल जानी चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। तो दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिकल एनालॉगस ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम। पॉइंट समझ में आ रहा है। I want to express a mechanical system as an electrical system. How? By comparing the differential equation of the two, so that I can apply network analysis laws to the mechanical system. तो यार देखो एक सिंपल सी बात होती है, अगर बच्चों आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, मुझे बताना, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उसका सॉल्यूशन यूनिक रहता है, करेक्ट। अगर मैं एक ऐसा सिस्टम, या मैं कह दूं मैं दो ऐसे सिस्टम बना रहा हूं जिनका डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, तो उनका रिजल्ट भी सेम आएगा, करेक्ट। अगर मैं कह दूं मैं दो ऐसे सिस्टम बना रहा हूं जिनका डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, तो रिजल्ट भी सेम आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे मैकेनिकल सिस्टम देख के एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाना है जिसका रिजल्ट एग्जैक्टली आपका जो है ना मैकेनिकल सिस्टम जैसा ही आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट शुड मैच विद द मैकेनिकल सिस्टम। अब यहां दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, यानी फोर्स को हम वोल्टेज से कंपेयर करते हैं। एक होता है फोर्स करंट एनालॉजी। क्या होता है, फोर्स करंट एनालॉजी। अब आप समझिएगा मेरे बच्चों कि आपने जो अभी क्वांटिटीज डिफाइन की, यहां डबल डेरिवेटिव तक आ रहा था ना, यहां हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डबल डेरिवेटिव है ना। यानी जो मैकेनिकल के सिस्टम है दीज आर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, राइट। तो सेकंड ऑर्डर अगर नेटवर्क में मैं जाऊंगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जाऊंगा, तो मेरे सेकंड ऑर्डर सर्किट होते हैं आरएलसी सर्किट। फिर से सुनिए, मैकेनिकल सिस्टम सेकंड ऑर्डर है, यहां से समझ आ रहा है डबल डेरिवेटिव आ रहा है दोनों में, चाहे रोटेशनल चाहे ट्रांसलेशनल, डबल डेरिवेटिव आ रहा है, विच मीन्स माई मैकेनिकल सिस्टम्स आर सेकंड ऑर्डर। तो इलेक्ट्रिकल में अगर सेकंड ऑर्डर जाना है तो दे विल बी द आरएलसी सर्किट, ठीक है। अब आरएलसी सर्किट में भी दो पॉसिबिलिटी होती है, सीरीज और पैरेलल। वही चीज है यहां, अगर सीरीज सर्किट लोगे तो वोल्टेज से कंपेयर करोगे, क्योंकि एक मैकेनिकल सिस्टम का जो इनपुट है दैट इज द फोर्स, और एक सीरीज सर्किट का इनपुट होता है वोल्टेज सोर्स। तो अगर आप फोर्स को एक वोल्टेज सोर्स से कंपेयर करो, दैट मींस यू आर कंसीडरिंग अ सीरीज आरएलसी सर्किट, और फोर्स को अगर आप करंट से कंपेयर करो, यू आर कंसीडरिंग अ पैरेलल आरएलसी सर्किट। पॉइंट क्लियर हुआ।
पॉइंट क्लियर हुआ भाई? बोलिए। आपके मैकेनिकल सिस्टम सेकंड ऑर्डर हैं, तो हमने सेकंड ऑर्डर सर्किट लिया। सेकंड ऑर्डर सर्किट में मेरे पास दो पॉसिबिलिटी थी, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में सप्लाई होती है वोल्टेज सोर्स, तो वहां फोर्स का कंपैरिजन वोल्टेज सोर्स से होगा। पैरेलल में सप्लाई होती है करंट सोर्स, तो वहां फोर्स का कंपैरिजन करंट सोर्स से होगा, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम का इनपुट होता है फोर्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इनपुट होता है वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स। आइए, जैसे यहां देखिए, यहां फोर्स वोल्टेज एनालॉजी की बात हो रही है, तो मैकेनिकल में एक सिस्टम लिया, एक इलेक्ट्रिकल में। अब मैकेनिकल में आपने फोर्स अप्लाई किया बेटा, फोर्स अप्लाई किया आपने क्या, एफ ऑफ टी। अब मैंने आपको क्या बताया, चाहे आप मास देख लीजिए, चाहे आप फ्रिक्शन देख लीजिए, चाहे आप स्प्रिंग देख लीजिए, ये सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स को अपोज ही करते हैं। तो बेटा ये जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये सारे के सारे इसको बैलेंस आउट करते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे बनता है। ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो आप पढ़ के आ रहे हो, तीनों की प्रॉपर्टी है अपोज करने की। किसकी प्रॉपर्टी है? अपोज करने की। तीनों के तीनों अपोज करना चाहते हैं, इसीलिए मेरे बच्चों आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू द अपोजिशन। अंडर इक्विलिब्रियम आप क्या कहोगे कि जितना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उतना ही टोटल अपोजिशन बन रहा है, तो दोनों बैलेंस आउट हो गए। इधर देखिए, इधर आप अगर केवीएल लगाते हो बच्चों, तो आप क्या कहोगे, V ऑफ टी इज I ऑफ टी इंटू आर प्लस L DI ऑफ टी इंटू डी टी प्लस 1/c इंटीग्रल I dt। अब I को अगर आप dq बाई डी टी लिख दें, I जो है कैपेसिटर में dq बाई डी टी होता है ना, तो आप देखिएगा ये L di बाई डी टी बन जाएगा L डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, R इंटू आई टी बन जाएगा R डी क्यू बाई डी टी, और कैपेसिटर की वोल्टेज Q बाई C। कैपेसिटर की वोल्टेज चार्ज बाय कैपेसिटेंस। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, दोनों इक्वेशन सेम है या नहीं है? बताइए, क्या दोनों इक्वेशन आपके एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं या नहीं है? जल्दी बोलिए। अब अगर आप यहां पे कंपैरिजन करना स्टार्ट करें भाई, फोर्स का कंपैरिजन होगा वोल्टेज से, ठीक है, मास का कंपैरिजन होगा इंडक्टेंस से, बी का कंपैरिजन होगा रेजिस्टेंस से। यहां पे लेकिन के मल्टीप्लीकेशन में वहां पे 1/c बन रहा है, यहां पे के एक्स के मल्टीप्लीकेशन में यहां 1/c बन रहा है। एक्स का कंपैरिजन क्यू से, एक्स का डेरिवेटिव वेलोसिटी, क्यू का डेरिवेटिव करंट। समझे? क्यू का डेरिवेटिव करंट। अब समझो रौनक भाई, ये चीज पे रौनक आनी चाहिए चेहरे पे, हमें ये करना था, हमें मैकेनिक्स के सवाल नहीं करने थे। अब देखो, अगर आप भूल भी गए तो मुझे बताओ, क्या एक स्टेप में नहीं बना लोगे ये? अगर भूल भी गए कभी कि किस चीज को किससे कंपेयर करते हैं, क्या नहीं बन जाएगा एक लौते स्टेप के अंदर? ये बोलो, एक ही स्टेप में बन जाएगा ना? ये लो, मैंने समराइज भी कर दिया। फिर भी फोर्स का कंपैरिजन वोल्टेज से होगा, रोटेशन में फोर्स की जगह टॉर्क। मास का कंपैरिजन इंडक्टेंस से, और रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्रिक्शन का कंपैरिजन रेजिस्टेंस से, और रोटेशन में टॉर्शनल फ्रिक्शन। स्प्रिंग कांस्टेंट का कंपैरिजन 1/c से, और ये टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन चार्ज से, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का कंपैरिजन करंट से, और यहां एंगुलर वेलोसिटी। खत्म, खत्म हो गई एनालॉजी। समझे क्या? बोलो। अच्छा, अगले वाला आप लोग निकालोगे कंपैरिजन? बोलो, अगले वाला आप लोग निकालोगे कंपैरिजन? फोर्स करंट वाला आप लोग निकालोगे? करोगे अपने से ट्राई? बताओ, इजी है ना निकालना? चलो, ये रहा। यहां पे बस मैं आपको एक रिलेशन दे देता हूं जो आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा कि V इक्वल टू डी साई बाई डी टी। जैसे कैपेसिटर में I dq बाई डी टी होता है, ऐसे इंडक्टर में फैराडे लॉ हमें सिखाता है कि वोल्टेज इज डी साई बाई डी टी। वोल्टेज इज डी साई बाई डी टी। ठीक है, चलो जरा करिएगा।
चलो मैं इतने लेफ्ट वाले सिस्टम की तो लिख दूं इक्वेशन, आप लोग राइट वाले की बनाओ। लेफ्ट वाले की तो ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अप्लाइड फोर्स टी पता है, जब बच्चों मैंने सबसे पहला पहला बैच पढ़ाया था ना गेट का अपने खुद के इंस्टीट्यूट में क्रिएट्रिक्स में, तब जो मेरे स्टूडेंट थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो लोग एक चीज मेरे से बोल के गए थे कि सर आप जो है ना कभी भी कंट्रोल पढ़ाना मत छोड़ना, कंट्रोल जरूर पढ़ाना। उन लोगों को कंट्रोल में इतना मजा आया था, और उम्मीद करता हूं उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा उसके आसपास लेवल का। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि मतलब ऐसा भी नहीं कि जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं, या जो सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल का सबसे टफ है उसके अंदर बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर ये सब्जेक्ट तो आप आगे भी कंटिन्यूड रखना, ये तो आप पढ़ाना ही पढ़ाना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट किसी टीचर को दे देना, ये मत देना। तो बड़ा अच्छा लगा था सुन करके। आओ जरा, ये पैरेलल सर्किट है, यहां पे केसीएल लगाते हैं। केसीएल क्या होगा? V बाय आर 1/L इंटीग्रल V dt C dV बाय dt। अब यहां पे V को d साई बाय dt रखोगे, C d स्क्वायर साई बाय dt स्क्वायर प्लस 1/R d साई बाय dt। V का इंटीग्रेशन साई बनेगा साई बाय L, साई बाय L, है ना। अब जरा कंपैरिजन कर लें। देखो, फोर्स का कंपैरिजन होगा करंट से, फिर देखना डबल डेरिवेटिव में m आ रहा है, m यहां कैपेसिटेंस बन गया, वहां इंडक्टेंस बना था, यहां कैपेसिटेंस। b जो है 1/R बना, इस बार r रेसिप्रोकल में आ रहा है। k जो है आपका L 1/L बना, जैसे k वहां पे 1/c था, यहां 1/L। और फिर आपका बेटा यहां पे डिस्प्लेसमेंट बना साई, और वेलोसिटी बनेगा वोल्टेज। अच्छा, आप ऐसे सोच सकते हो, नेटवर्क में आप डुअलिटी पढ़ते हो ना, ध्यान से सुनना, अगर ये याद रखना है, नेटवर्क में आप डुअलिटी पढ़ते हो, वहां पे देखो मास के लिए इंडक्टेंस आ रहा था, यहां इंडक्टेंस का डुअल आ गया C। फिर से सुनो, वहां मास के लिए इंडक्टेंस आ रहा था, यहां इंडक्टेंस का डुअल आ गया C। वहां B के लिए रेजिस्टेंस आ रहा था, यहां उसका डुअल आ गया 1/R, या ये कह लो G। रेजिस्टेंस का डुअल होता है कंडक्टेंस, दैट इज 1/R। वहां K के लिए 1/C आ रहा था, यहां उसका डुअल आ गया 1/L। वहां फोर्स के लिए वोल्टेज आ रहा था, यहां फोर्स के लिए उसका डुअल आ गया आपका I। ठीक है, समझे? अगर नेटवर्क के टर्म्स में सोचो ना, ये सारे जो टर्म्स हैं दीज आर डुअल ऑफ फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, है ना मजेदार बात। अगर हमको एक याद है तो दूसरा डुअलिटी से बना सकते हैं। अगर एक पता है ना आपको, फोर्स वोल्टेज पता है, तो फोर्स करंट डुअलिटी से निकल आएगा। अब यहां देखो, यहां भी समराइज कर दिया, फोर्स का बना करंट, रोटेशन में आता है टॉर्क, मास का बना कैपेसिटेंस, कैपेसिटी की जगह कैपेसिटेंस कर लो, कैपेसिटेंस। वहां आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन का बना रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वहां आता है टॉर्शनल फ्रिक्शन। यहां स्प्रिंग बना रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस, टॉर्शनल स्प्रिंग। यहां डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां वेलोसिटी, यहां वोल्टेज और एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हुआ? बोलो भाई, क्लियर टू एवरीबॉडी? डुअलिटी से भी आप बना सकते हो फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट के बीच में। इस तरह से आपके सब्जेक्ट्स इंटर रिलेट होते हैं, समझ रहे हो? अब कंट्रोल में घुस गया नेटवर्क, अब बताओ नेटवर्क की नॉलेज यूज हो रही है ना। अब हम अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिसके बाद पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, नोडल मेथड। नोडल मेथड में हमें क्या करना होता है,
हम मैकेनिकल सिस्टम को रीडिजाइन करते हैं ताकि उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेलोसिटी का वोल्टेज कैसे, डी साई बाई डी टी वोल्टेज होता है, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है, एक्स का डेरिवेटिव वी, साई का डेरिवेटिव कैपिटल वी, यानी वोल्टेज। हाँ जी, तो यहां पे क्या करते हैं, मैकेनिकल सिस्टम को रीडिजाइन करते हैं जिससे कि उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिख पाओगे, सिंपली नोडल एनालिसिस से। यानी ना तो आपको वेक्टर की परवाह करनी, ना तो आपको डायरेक्शन की परवाह करनी, आप मैकेनिकल सिस्टम को ऐसे रीडिजाइन कर दोगे जिससे आप उसकी पूरी इक्वेशन सिंपली नोडल एनालिसिस लगा के लिख दोगे। नोडल तो सबको आता होगा। तो क्या होता है, सारे डिस्प्लेसमेंट बनते हैं बेटा नोड वोल्टेज, और एक एक्स्ट्रा नोड आप मानते हो ग्राउंड नोड। क्या करते हो, सभी डिस्प्लेसमेंट को आप नोड वोल्टेज बनाते हो और एक एक्स्ट्रा नोड आप बनाते हो विच इज कॉल्ड एज द ग्राउंड नोड। अब जो आपका फोर्स होता है बेटा, आप उसे एज अ इनकमिंग करंट सोर्स दिखाते हो इन द करेस्पॉन्डिंग नोड। फोर्स को आपको कैसे बनाना है, करंट सोर्स की तरह दिखाना है। सर कौन से नोड पे दिखाएं, देखो क्या होगा, एक मैकेनिकल सिस्टम में या तो मास होगा या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर ट्रांसलेशनल सिस्टम है तो मास होगा, और अगर रोटेशनल सिस्टम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर मास का डिस्प्लेसमेंट होगा और हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर से सुनो, अगर एक ट्रांसलेशनल सिस्टम है तो हर मास के साथ एक डिस्प्लेसमेंट डिसाइडेड होगा। आपने हर डिस्प्लेसमेंट को नोड बना दिया, आपने क्या किया, हर डिस्प्लेसमेंट को एक नोड बना दिया। अब जिस मास पे ये फोर्स लग रहा है, आप उसी के करस्पॉन्डिंग नोड पे करंट सोर्स लगाओगे। फिर से सुनो, आपके पास दो मासेस हैं m1 m2। मान लो आपने m1 पे फोर्स लगाया, उसका डिस्प्लेसमेंट था x1, तो आप x1 नाम की एक नोड बनाओगे और मास 1 पे आप फोर्स लगा रहे थे, तो आपका करंट सोर्स इनकमिंग होगा किस नोड पे, आपका इनकमिंग होगा x1 नोड पे। फिर से सुनना, मास m1 का डिस्प्लेसमेंट है x1, उस पे फोर्स लग रहा है F। तो जब आप x1 को एक नोड बनाएंगे तो फोर्स के बदले आप एक करंट सोर्स लगाएंगे जो x1 नोड के अंदर आपका एंटरिंग आएगा। अब आपको क्या करना है, जितने भी मासेस हैं उन्हें प्रिंसिपल नोड, यानी जो नोड आपने डिफाइन किए x1 x2 x3 और ग्राउंड के बीच में जोड़िएगा। मास हमेशा कहां जुड़ेगा, नोड और ग्राउंड के बीच में। अब स्प्रिंग और डैम्पर ऐसे जुड़ेंगे जैसे उनका प्लेसमेंट है। अगर स्प्रिंग और डैम्पर दो मासेस के बीच में तो वैसे ही जोड़ो। अगर आपके मास के साथ डायरेक्टली मास और ग्राउंड के बीच में है तो आप ग्राउंड के साथ जोड़ो। यानी स्प्रिंग और डैम्पर का कनेक्शन वैसे ही होगा जैसा डायग्राम के अंदर है। हाँ, ऑलवेज इनकमिंग पीके। स्प्रिंग और डैम्पर का आपका डायग्राम जैसा बना आएगा वैसा ही कनेक्शन दिखाना है, लेकिन मास हमेशा किससे जुड़ेगा, ग्राउंड से जुड़ेगा। अब आप नोडल एनालिसिस से इक्वेशन लिखते हो। समझ आया, बिल्कुल भी नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल से समझोगे। आ भी नहीं सकता था। अगर ये समझ गए तो यानी तुमने पहले पढ़ रखा है, बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा। आइए, जैसे एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सिस्टम फॉर द फिजिकल सिस्टम एंड राइट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, हेंस ड्रॉ द सर्किट ऑन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी एंड फोर्स करंट एनालॉजी। आइए, अब यहां पे एक मास है, आपके पास कितनी डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास यहां पे सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट। सिर्फ मेरे बच्चे आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है। तो आपने क्या किया, इस डिस्प्लेसमेंट के नाम का यहां पे नोड बना दिया। इतनी बात समझ में आई, जो डिस्प्लेसमेंट है उस नाम का नोड बना दिया। नेहा बेटा इतना तो कर लोगे, एक नोड बना दोगे। अब एक ग्राउंड बना दो, खेलने के लिए नहीं, इलेक्ट्रिकल वाला ग्राउंड। कभी सोचो कि सर चाहते हैं कि हम लोग खेलें, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के इसलिए ग्राउंड बनवा रहे हैं, वैसा ग्राउंड नहीं, इलेक्ट्रिकल वाला ग्राउंड। ये बना दिया। अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद ना मास को आप हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट और ग्राउंड के बीच में लगाओ। पहले आपने नोड बनाई, फिर आपने क्या बनाया, फिर आपने ग्राउंड बनाया। अब आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो मास जो लगेगा, मास हमेशा नोड और ग्राउंड के बीच में लगेगा। मास जो लगेगा दैट विल ऑलवेज बी बिटवीन नोड एंड ग्राउंड। अब ये स्प्रिंग कहां लग रहा है बेटा, मास और ग्राउंड के बीच में। स्प्रिंग कहां लग रहा है, मास और ग्राउंड के बीच में। तो आप स्प्रिंग को यहां भी ऐसे ही लगाइए। देख लो एक एग्जांपल, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। स्प्रिंग अगर देखोगे मास और ग्राउंड के बीच में है, तो यहां पे भी आप स्प्रिंग को जो है ना मास और ग्राउंड के बीच में ही जोड़िए।
यहां पे भी आप स्प्रिंग को मास और ग्राउंड के बीच में ही जोड़िए। अब यहां पे डैम्पिंग है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन भी अगर ध्यान से देखो मास और ग्राउंड के बीच में है, फ्रिक्शन भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो दिखा रखा है भाई। फ्रिक्शन भी तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिखा रखा है, तो ऐसे ही दिखा दो। ये आ गया फ्रिक्शन, ठीक है, ये आ गया जी। अब क्या होता है, अब फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे। फोर्स को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, हमेशा एक इनकमिंग करंट सोर्स से। फोर्स को आप कैसे ड्रॉ करते हैं, हमेशा इनकमिंग करंट सोर्स से। अब समझ में आ रहे हैं सारे स्टेप जो लिखे थे, बताओ। बस ये बन गया डायग्राम। अब यहां नोडल लगाने की देर है। सर नोडल कैसे लगेगा, वो तो और भी इजी है। अगर इतना समझ गए तो नोडल तो और भी इजी है। ये हुआ। अब नोडल पे आप क्या कहते हो, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग। ये जितनी भी ब्रांचेस है ना, इनका करंट आप आउटगोइंग लीजिए, ऐसे सबका आउटगोइंग लीजिए। इनकमिंग कितना है आपका, एफ है। मास का कितना होगा आउटगोइंग, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। बी का कितना होगा, बी डी एक्स बाई डी टी। और स्प्रिंग का कितना होगा, के एक्स। कितना होगा, के एक्स। ये होगा सिंपल, ठीक है। तो रौनक भाई ये भी नहीं समझ आया, इतनी धीरे धीरे समझा के बता दो यार एक बार, तुम किसके ख्यालों में खोए रहते हो, एक बार बस बता दो। अब तुम जो है ना छुपा रहे हो हमसे। मैंने क्या बोला भाई, सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को एक नोड दिखा दो और एक नीचे मैदान बना दो, ग्राउंड बना दो। अब ये मास का डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो एक्स और ग्राउंड के बीच में मास आएगा। मास हमेशा नोड और ग्राउंड के बीच में ही लगेगा, ये लगा दिया। स्प्रिंग है मास और ग्राउंड के बीच में, तो स्प्रिंग आ गया ग्राउंड तक, नोड और ग्राउंड के बीच में आ गया स्प्रिंग। फ्रिक्शन भी है मास और ग्राउंड के बीच, नीचे ग्राउंड है ना, मास और ग्राउंड के बीच, तो फ्रिक्शन भी आ गया मास और ग्राउंड के बीच। जो फोर्स तुम लगाए हो, फोर्स को एक इनकमिंग करंट सोर्स की तरह दिखा दो। अब यहां इनकमिंग करंट है आपका फोर्स, बाकी तीनों ब्रांचेस में आउटगोइंग है। इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, लो बन गई यहां पे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसने बोला फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट से आप इसका सर्किट बनाएं। अब देखो फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट से आप इसका सर्किट बनाएं। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी क्या बोलेगी, वो ये बोलेगी कि भाई फोर्स जो है वो तो वोल्टेज हो गया, ठीक है, या ऐसे ही लिख दो, वोल्टेज इक्वल टू मास की जगह क्या आता है वहां पे, इंडक्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की जगह चार्ज, ठीक है। फिर अब बी की जगह आर, फिर यहां पे आता है के की जगह 1/c। ये एक सीरीज आरएलसी सर्किट की इक्वेशन हो गई, ये एक सीरीज आरएलसी सर्किट की इक्वेशन हो गई भाई। यहां पे जो वोल्टेज दिखाओगे ना, वो फोर्स की वैल्यू की होगी। माने अगर, सुन लो ध्यान से रौनक भाई, माने कि अगर फोर्स आपका 5 न्यूटन था, तो आप 5 वोल्ट का वोल्टेज दिखाइए। फिर से सुनिए, वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि आप मैकेनिकल सिस्टम के लिए सर्किट बना रहे हो, ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम के लिए आप सर्किट बना रहे हो। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के, यहां इंडक्टेंस किसके बराबर आएगा, मास के। रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, बी के और 1/c इक्वल होते हैं, तो यहां पे 1/k। क्या हुआ, k जो आया वो 1/c के बराबर था, देयरफॉर c हुआ 1/k, ठीक है, c हुआ 1/k। अब आ जाओ फोर्स करंट एनालॉजी में। फोर्स करंट एनालॉजी ना नोडल वाले डायग्राम से डायरेक्ट बन जाती है, क्योंकि नोडल तो होता ही भाई पैरेलल सर्किट के लिए है, या नोडल तो होता ही करंट सोर्स के लिए है। तो डायरेक्टली आप बना दो, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली आप बना दो। जो सर्किट वहां बनाए थे ना,
वही सर्किट यहां बना दो। करंट सोर्स होगा फोर्स, स्प्रिंग की जगह आप क्या दिखाओगे? स्प्रिंग की जगह आपकी बार आएगा इंडक्टेंस और उसका वैल्यू होगा 1/k। मास की जगह क्या दिखाओगे बेटा? मास की जगह दिखाओगे कैपेसिटेंस, मास की जगह कैपेसिटेंस, और फ्रिक्शन की जगह 1/रेजिस्टेंस, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/b। ठीक है, क्योंकि फोर्स करंट एनालॉजी में करंट होता है फोर्स, इंडक्टेंस होता है 1/k, सॉरी k होता है 1/l, जिसका मतलब इंडक्टेंस इज 1/k, मास होता है कैपेसिटेंस, और b होता है 1/r, दैट इज r इक्वल टू 1/b। तो ये सर्किट तो सीधे सीधे टाप लेना, जो आपने यहां सर्किट बनाया ना, तो वो सीधे सीधे टाप लेना। और अगर यहां से यहां आना हो कभी, तो ये इसका डुअल है। अगर आप चाहो ना, जैसे ही नोडल वाला सर्किट बनाया, इससे सीधे सीधे फोर्स करंट एनालॉजी आ जाती है, इससे सीधे सीधे फोर्स करंट एनालॉजी आ गई। फिर फोर्स वोल्टेज पे आना है तो डुअल कर लो, फोर्स वोल्टेज पे आना है तो आप डुअल कर लो। आया भाई सबको समझ? बताओ। तो आपको इतना सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस सर्किट से जो सीधा सर्किट बनेगा वो फोर्स करंट का बनेगा। फोर्स करंट का एक बार बना लिए, पैरेलल आरएलसी है, इसका डुअल हो गया सीरीज आरएलसी। क्या हो गया इसका डुअल? सीरीज आरएलसी। यहां पे ना मास लिखा होगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बताओ? एल का बनाओगे कैपेसिटेंस 1/k का, सी का बनाओगे एल एम के बराबर, आर की जगह 1/r करोगे, ये आ गया बी। ठीक है, फोर्स का करंट सोर्स था, वोल्टेज सोर्स बन गया, सारे पैरेलल थे, सारे सीरीज आ गए। नेटवर्क में डुअल ऐसे तो ड्रॉ करते हैं, पैरेलल का सीरीज कर देते हैं, रेजिस्टेंस का 1/रेजिस्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का इंडक्टेंस, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स, बस। चलो अब एक आप लोग ट्राई करो यार जरा जल्दी से। आप बस इसका नोडल डायग्राम बनाइए, आपको बस क्या करना है, नोडल डायग्राम बनाना है। चलिए बनाया भाई? चलो आओ, अब की बार दो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, x1 और x2। पहले x2 दिखा रखे, पहले x2 बना लो, फिर x1। ठीक है, नीचे आप एक ग्राउंड नोड ले लीजिए, ये क्या ले लिया आपने? ग्राउंड। अब जो मास होता है वो हमेशा कहां लगेगा बेटा? मास लगेगा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ग्राउंड, मास लगेगा हमेशा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ग्राउंड। तो x2 के साथ कौन सा मास जुड़ेगा आपका? m2, और x1 के साथ कौन सा मास जुड़ेगा आपका? m1। मास जो है हमेशा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ग्राउंड, हमेशा। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। मास विल ऑलवेज बी बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ग्राउंड। m2 m1, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा?
ये जो K2 वाला स्प्रिंग है ये X2 और ग्राउंड के बीच में है। K2 वाला जो स्प्रिंग है वो X2 और ग्राउंड के बीच में है। ये आ गया जी K2 वाला स्प्रिंग। ये जो B2 वाला डैम्पर है ये भी X2 और ग्राउंड के बीच में है। ये लो जी B2 वाला डैम्पर। ये जो B1 वाला डैम्पर है ये M2 M1 के बीच में है। ये जो B1 वाला डैम्पर है ये M2 और M1 के बीच में है। K1 वाला जो स्प्रिंग है वो भी X2 और X1 के बीच में। K1 वाला जो स्प्रिंग है वो भी X2 X1 के बीच में। फोर्स आपका M1 पे लग रहा है। मुझे बताना कितने लोगों ने यही ड्रॉ किया है। फोर्स आपका M1 पे लग रहा है। ये आ गया, यही ड्रॉ किए हो। अब इस पे देखो नोडल एनालिसिस कैसे लगाते हैं। पहले X2 वाली नोड पे लगाओ। X2 वाली नोड पे ना सब चीज आउटगोइंग मान लेना। ऐसे 5 आ रहे हैं ना। सबसे पहले M2 डी स्क्वायर X2 बाई डी टी स्क्वायर प्लस B2 dx2 बाई डी टी। अब B1 में भी आएगा तो डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ x2 माइनस x1, क्योंकि x2 से x1 जा रहे हो ना। x2 माइनस x1 प्लस k2 x2 प्लस k1 x2 माइनस x1। पहले वही नोड लिखते हैं ना जिस पे लगा रहे होते हो। उसमें से ही तो सारे वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें तो सारे वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करते हो तो x2 में से ही x1 सब्ट्रैक्ट होगा। अब जब आप x1 वाले पे लिखोगे f है इनकमिंग m1 डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर b1। अब जब x1 पे लगा रहे हो तो x1 में से x2 घटाओगे ना भाई। जब आप x1 पे लगा रहे हो तो x1 में से x2 घटाओगे। समझ गए? तब आप ऐसे लोगे जब x1 पे लगा रहे। क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना। बताओ अब समझ आ रहा है? अगर यही चीज मैकेनिक्स में कर रहे होते, हाँ B2 M2 के लेफ्ट में भी कर सकते हो। B2 M2 के लेफ्ट में कर सकते हो। हाँ हाँ, अरे पैरेलल ही तो है तीनों। अजीब घोंचू वाली बात पूछ रहे हो। यहां पे देखो, अब आप ये सोचो यही चीज मैकेनिक्स में करनी होती, फोर्स लगाते, डिस्प्लेसमेंट सोचते, इतना कुछ। यहां कितने आराम से इक्वेशन आ गई। और इसके अगला स्टेप आपसे मैं क्या पूछ सकता चाहता तो इसका लैप्लास निकलवा के ट्रांसफर फंक्शन वगैरह भी पूछ सकता हूं। आपको पता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास लेके ट्रांसफर फंक्शन निकाला जाता है। तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन तक आ गए तब आप ट्रांसफर फंक्शन तक भी जा सकते हो। क्लियर? तब आप इसके आगे ट्रांसफर फंक्शन तक भी जा सकते हो। अगला ट्राई करोगे? चलो बनाओ इसको। इसमें फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉजी भी है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी लिखना है। चलिए इक्वेशन लिखना है, फिर एनालॉजी से सर्किट भी बनाना है। चलो काफी मस्त क्वेश्चन है तुम्हारे लिए आज। मजा आ रहा है भाई? अब लग रहा है टॉपिक इजी है। मैथमेटिकल मॉडलिंग में वैसे ही डरते थे। और हमारा डरपोक भाई कहां गया? शिव नारायण। वो मैथमेटिकल मॉडलिंग से डर रहा था, उसी क्लास में आया भी नहीं। चलो फटाफट लपेट दो इसको। और लेफ्ट राइट किधर भी बना लो सोहम भाई, एज लॉन्ग एज चीजें जो पैरेलल में वो पैरेलल में ही लगे, सीरीज वाले सीरीज में रहे। लेफ्ट राइट से थोड़ी फर्क पड़ेगा। आज अगर मेरी रात को 9:30 बजे यूट्यूब सेशन नहीं होता ना, तुम्हारा असाइनमेंट भी लेके आज ही निपटा देता। बट ठीक है, 9:30 बजे यूट्यूब सेशन है। असाइनमेंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कितने बजे? शाम 4 बजे। कल का आपका रूटीन कैसा रहेगा बता देता हूं। सुबह 7:30 बजे मशीन का असाइनमेंट है। तो जिन लोगों का बन गया है, जिनको नहीं देखना है वो मत आए। जिनको असाइनमेंट मेरे साथ बनाना है वो लोग आ सकते हैं। फिर 11 बजे मशीन्स का टेस्ट है आप लोग का। ठीक है, इसके अलावा 12:30 बजे डाउट क्लियरिंग सेशन है। अगेन उन्हीं बच्चों के लिए जिनके डाउट्स हैं। 12:30 बजे डाउट क्लियरिंग है। इसके अलावा आप लोगों का 4 बजे कंट्रोल का असाइनमेंट डिस्कस होगा। और कंट्रोल का टेस्ट एक काम करते हैं, मंडे लगा दूंगा रेदर देन संडे, वरना संडे बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल का टेस्ट मंडे रख दूंगा। मंडे रात को दे देना कंट्रोल का टेस्ट। सारे पार्ट बन गए पीके भाई? इक्वेशन भी आ गई, सर्किट भी बन गए।
चलो फिर मैं बनाना स्टार्ट करूं। सबसे पहले क्या किया मैंने, एक रेफरेंस नोड ले ली, अब यहां पे आपकी दो नोड आ जाएंगी। चलो पहले अब की बार x1 बना लो, फिर x2 बना लेना। ठीक है, लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नोड। डिजिटल का डिजिटल का अगले हफ्ते में लेंगे, अभी नहीं ले रहे। मतलब ये जो आने वाला वीक है ना, वीकडे में रखेंगे डिजिटल का टेस्ट। मशीन का बता तो दिया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर तक आएगा। कंट्रोल में पूरा टॉपिक आएगा, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग तक जितना भी है कंट्रोल में सारा कुछ आएगा। बट कंट्रोल का टेस्ट मंडे लगाऊंगा। ये M1 और बंधु ये M2। अब B1 जो लगा है M1 से ग्राउंड के बीच लगा है। B1 is connected between M1 and ground। इस पे फोर्स भी जो है ना M1 पे ही लग रहा है। फिर M2 B2 और K, ये M1 B2 लग रहा है M1 M2 के बीच में, एक्चुअली B2 इन दोनों के बीच में लग रहा है, और K लग रहा है M2 और ग्राउंड के बीच में। मुझे तो यही सर्किट बना, यही सर्किट बन रहा है, बताओ जल्दी से। अब यहां डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो। पहले मास पे F है इनकमिंग, आउटगोइंग क्या क्या है, M1 d स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर प्लस B1 dx1 बाई डी टी प्लस B2 d बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2। अब दूसरे वाले पे सारे आउटगोइंग होंगे, कोई फोर्स तो है नहीं, M2 d स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर प्लस B2 d बाई डी टी x2 माइनस x1 प्लस K x2। ये बन गए। अब मैंने आपको क्या बताया, फोर्स डायरेक्शन बेटा इनकमिंग ही लेनी है, क्योंकि बाकी सारे आउटगोइंग ले रहे हो, तभी इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग वाली इक्वेशन बनेगी। अगर फोर्स की डायरेक्शन आउटगोइंग ले ली तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। अब आपको मैंने क्या बताया था, फोर्स करंट एनालॉजी डायरेक्टली यहां से बन जाती है। करेक्ट, फोर्स करंट एनालॉजी आप डायरेक्टली बना सकते हो। आपको करना क्या है, आप देखो नीचे तो एक रेफरेंस ले लोगे। अब यहां पे क्या होता है, जो फोर्स है ये आपका बन जाएगा एक करंट सोर्स, इसकी वैल्यू तो F ही रहेगी। जो मास है, मास क्या बनेगा भाई, कैपेसिटेंस। जो डैम्पर है वो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस B1। जो दूसरा डैम्पर है दैट विल ऑल्सो बिकम अ रेजिस्टेंस B2। M2 और K, M2 आपका एक और कैपेसिटेंस बन जाएगा, ये M1। यहां पे 1/B आता है ना एक्चुअली, और यहां पे 1/L। ठीक है, ये बन गया फोर्स करंट एनालॉजी। अब आप जब फोर्स वोल्टेज बनाओगे तब आप इसका डुअल बनाओगे। तो करंट सोर्स जो पैरेलल में आ रहा है, करंट सोर्स जो आपका पैरेलल में आ रहा है वो क्या बनेगा, वो एक सीरीज में आने वाला वोल्टेज सोर्स बनेगा। उसके पैरेलल में मास और ये आ रहे हैं, तो मास एक इंडक्टेंस बन गया,
और ये 1/B1 क्या हो गया, ये हो गया 1/B1 से B1। अब ये जो दो नोड के बीच का एलिमेंट है ना, ये एक्चुअली दो मैश के बीच में आएगा, समझिएगा। जो आपकी नोड होती है वो क्या बन जाती है, मैश बन जाती है। तो ये जो दो नोड है ना आपकी x1 x2, ये आपकी दो मैश बन जाएंगी इस बार। ये जो नोड वोल्टेज है, नाउ दिस विल बिहेव एज अ मैश करंट। तो x1 और x2 के बीच में होगा। फिर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों सीरीज आ जाएंगे। ये आया M2 और ये 1/K से 1/K से ये कैपेसिटेंस बन गया। पॉइंट क्लियर हुआ। नोड वोल्टेजेस बिकम मैश करंट। समझ गए ना डायरेक्ट कैसे बनाना है, पहले फोर्स करंट एनालॉजी और फिर उसका डुअल। तो नोड वोल्टेजेस आपकी ना मैश करंट में कन्वर्ट हो गई। चलो अगला ये देखो भाई, अगला ये देखो, अब की बार क्या दे रखा है, बीच में एक और डिस्प्लेसमेंट दे रखी है x3। बनाए भाई इसको हम लोग साथ साथ। चलो पहले हमने एक रेफरेंस डिजाइन किया, अब यहां पे तीन नोड दिखानी पड़ेंगी, x1 x3 जो है x1 और x2 के बीच में, ये x2। अब x1 से जुड़ेगा हमारा M1 और x2 से जुड़ेगा M2। x1 और x3 के बीच में B3, x3 और x2 के बीच में K3, x1 और ग्राउंड के बीच में है B1, x1 पे फोर्स लग रहा है F1, M2 और ग्राउंड के बीच में है K2, और M2 और ग्राउंड के बीच में एक B2 भी है। ठीक है भाई। अब यहां पे तीन नोड इक्वेशन बनानी पड़ेंगी अपने को। तीन नोड की इक्वेशन पहले x1 की बनाते हैं। F1 इज M1 d²x1/dt²। अब आप लोग सोच रहे होगे सर गेट में इस पे सवाल कैसा आता है। गेट में ना ये जो फोर्स वोल्टेज फोर्स करंट एनालॉजी के डायग्राम पूछ रहा है, यही पूछ लेगा आपसे सीधे सीधे।
4 ऑप्शन में डायग्राम बना के दे देगा, बोले बताओ कौन सा डायग्राम सही है। वहां तो आप ऑप्शन भी वेरीफाई कर सकते हो ना। ये हो गया, ठीक है। अब x3 पे लगा लो। अब इधर लगा लो x2 पे। ये B3 है, ये B2 है। अब इसके आगे बेटा फोर्स करंट एनालॉजी कैसे बनाओगे? एग्जैक्टली ऐसे ही सर्किट बनता है फोर्स करंट एनालॉजी का, कोई चेंज नहीं आता हमारे सर्किट में। सबसे पहले करंट सोर्स, F, फिर ये जो डैम्पर है दिस बिकम्स आर रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 1/B1, mass becomes a capacitance M1, again a damper becomes 1 by resistance यानी 1/B2 सॉरी B3, फिर यहां इंडक्टर बिकम्स दिस बिकम्स 1/K3 एन इंडक्टर, देन इसके बाद M2 विल बिकम अनदर कैपेसिटेंस, then this spring will become an inductor 1/K2, and then the damper will become a resistor 1/B2। ठीक है, ये आपका क्या आ गया बेटा? फोर्स करंट एनालॉजी, ये आ गया ना। अब फोर्स वोल्टेज की अगर बात करें, जैसे यहां पे 3 नोड थे, आपको 3 मैश बनाने पड़ेंगे। यहां पे 3 नोड थे ना। अब सबसे पहले जो करंट सोर्स है दिस विल कन्वर्ट टू अ वोल्टेज सोर्स, फिर इसके पैरेलल में जो 1/B1 है दैट विल बिकम B1, जो इसके पैरेलल में कैपेसिटर है दैट विल बिकम अ इंडक्टर, फिर x1 और x3 के बीच में 1/B3 है, तो x3 और x1 एक एक लूप को रिप्रेजेंट करेंगे, दिस विल बी B3। ये x3 वाली मैश हो गई। ये जो B3 और 1/K3 है ना बेटा, ये पैरेलल में चले जाएंगे, सीरीज की जगह ना, ये दोनों बेचारे पैरेलल में चले जाएंगे। फिर यहां पे x2 के साथ जो जुड़ा है ये तीनों एलिमेंट सीरीज में आ जाएंगे। ये जो 3 एलिमेंट पैरेलल में है ना, ये तीनों आपके सीरीज में आ जाएंगे। अब ये देखो, अब की बार क्या होगा ना, यहां 3 मैश बन गई। ये x1, ये दोनों के बीच में x3, और मेरे बच्चों ये दोनों के बीच में x2। ठीक है, लगता है पूरा चैट देखेंगे तो पता चलेगा। क्या K1 की जगह 3 स्प्रिंग है। अच्छा, ये K1 था एक, लो x1 और x2 के बीच में ना, मुझे लगा तो था कुछ है बट फिर दिखा नहीं, तो मैंने जाने दिया। लो यहां पे क्या है, ये K1 है, तो यहां पे एक टर्म ऐड हो जाएगी K1 x1 माइनस x2, यहां पे टर्म हो जाएगी K1 x2 माइनस x1।
ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए बेटा। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो इतना गुम हो जाओ कि किसी को देखना ही नहीं है। वन बाय के वन। अब 1/K1 यहाँ पे x1 और x2 वाली मैश के बीच में आना चाहिए। दो नोड के बीच में, तो दो मैश के बीच में एक और एलिमेंट आना चाहिए। कैसे बना है? यहाँ तो रास्ता इसने रोक रखा है हमारा। बताओ, यहाँ पे x1 और x2 वाली मैश के बीच में एक एलिमेंट कहां से आएगा? यहाँ पे तो ये मैश बन गई ना, जो नोड थी आपकी बिटवीन x1 और x2 था, तो यहाँ पे दोनों मैश के बीच में एक आना चाहिए। ऐसे आ जाएगा, रुको मैं बताता हूं कैसे आएगा। इन दोनों के पैरेलल में था ना वो, अब वो इन दोनों के सीरीज में आएगा। अब देखो आ गया ना, K1 और x1 और x2 के बीच में। बेसिकली वो इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल में था, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए और वो इनके सीरीज में आ गया। ठीक है, ये बन गया। चल एक लास्ट क्वेश्चन भाई। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग द मैकेनिकल सिस्टम शोन इन द फिगर। ड्रॉ द फोर्स वोल्टेज एंड फोर्स करंट इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट एंड वेरीफाई बाय राइटिंग द मैश एंड द नोड इक्वेशन। पॉइंट समझे? अगर सर्किट से इक्वेशन लिखोगे और वही इक्वेशन यहां से आएगी तो आप वेरिफिकेशन पूरा कर लोगे। करेक्ट, बट वेरीफाई वाला पार्ट छोड़ दो, चलो आप सर्किट तक बना दो। इस गाड़ी के लग रहा है किसी ने पहिए गायब कर दिए। रुको, ये गाड़ी के पहिए लगा दें हम। ठीक है, चलो फटाफट ड्रॉ कर दो भाई। अब मैं भी तुम लोगों के साथ बना रहा हूं। वैसे तो तुम लोग मेरे से पहले ही बना लोगे, अब तो एक्सपर्ट हो गए हो। यार ये ना M1 करना, ये M1 M2 उल्टे दे दिए हैं। ये M1 करना, x1 के साथ M1 होगा ना, और x2 के साथ M2 होगा। अब M1 और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन दिया है, B1। M1 और M2 के बीच में एक तो स्प्रिंग दिया है, K1, और एक डैम्पर दे के रखा है, B12। अब M2 के साथ K2 है एक ग्राउंड तक, एक फ्रिक्शन है B2, ठीक है। अब यहां पे एक इनकमिंग फोर्स है हमारा, ये हो गया। ठीक है भाई, फ्लैट फुट पेन कैसा है? अब तो बेटा पेन काफी कम है, क्योंकि मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं। जितनी भी एक्सरसाइज सिखाई गई है, 1 घंटा रोज एक्सरसाइज में लगता है, 2 बार सिकाई करनी होती है पैर की, तब जाकर के आई एम एबल टू टेक योर क्लासेस।
तुम लोगों के लिए गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है, क्लासेस कंटिन्यू भी रहेंगी और बहुत सारी एक्स्ट्रा एफर्ट भी तुम लोगों को डालनी पड़ेगी मेरे साथ। जो बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता उसके लिए मैं वर्स्ट टीचर हूं, और जो बच्चा मेहनत करना चाहता है फिर उसके लिए मैं बेस्ट टीचर हूं। dx1/dt प्लस b12 d/dt x1 माइनस x2 प्लस k1 x1 माइनस x2। फिर दूसरे वाले पे लगा लो भैया, m2 d स्क्वायर x2/dt स्क्वायर प्लस b2 dx2/dt प्लस b12 d/dt x2 माइनस x1। अब इसके आगे का आप लोग बना लोगे ना, अगर आगे का छोड़ दें कि बताओ पूरा करा दूं, या फिर ये बोलते हो कि बना लेंगे सर? जैसा बोलो। इसके आगे का बन जाएगा फोर्स वोल्टेज फोर्स करंट। B1 कहां से आए दिखा तो रखा है, ग्राउंड के बीच में, ठीक है। बना लोगे इसके आगे का फोर्स वोल्टेज फोर्स करंट, बताओ। फोर्स करंट तो ऐसे ही बन जाएगा सीधे सीधे, फोर्स का वोल्टेज इसका डुअल हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो तो इसके